बेटा जी शुरू करते हैं। हम लोग जो है छुट्टियों से पहले इक्विलिब्रियम चैप्टर कर रहे थे। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब हम एक बार देखते हैं दोबारा से। इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी स्टेट है जब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होती। हमने कहा था कि समानता आ जाती है, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट हो जाती हैं। क्या कहा था बेटा? जब उनकी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हो जाती हैं बेटा? कांस्टेंट। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट। ऐसे स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं जब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था फेस ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने डिस्कस किया था फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर फेस ट्रांसफॉर्मेशंस। फेस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर हमने डिस्कस किया था सॉलिड से लिक्विड में जाना, सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, और गैस से सॉलिड में जाना, गैस टू सॉलिड डायरेक्टली, या सॉलिड से गैस में जाना डायरेक्टली। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम दो प्रोसेस मानते थे। अगर सॉलिड से लिक्विड में गया, जैसे कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुई, तो वो क्या कहलाएगी? फ्यूज़न। वो क्या कहलाएगी? फ्यूज़न। और अगर लिक्विड सॉलिड में जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? फ्रीजिंग। सिमिलरली अगर लिक्विड से गैस में गई, यानी कि जो लिक्विड है वाटर, जो लिक्विड है अगर वो गैस में जाता है तो उसको हम कहते हैं बेटा वेपराइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। और अगर गैस लिक्विड में आता है तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कंडेंसेशन। उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब उसके बाद गैस जब सॉलिड में जाए तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये हमने डिस्कस किया था कि सॉरी, जब सॉलिड गैस में जाए, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चला जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब ये जो सब्लिमेशन है बेटा हमारा, वो मैंने बताया था तुम्हें 3-4 चीज़ों में होता है, जैसे कि आयोडीन में होता है, कैम्फर में होता है, नेफ्थलीन बोल्स में होता है ना। ये 3-4 चीज़ें बताई थी। अमोनियम क्लोराइड बताया था। 3-4 चीज़ों में सब्लिमेशन होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब सॉलिड जो है, ये सॉलिड जो चीज़ है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कैम्फर जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, नेफ्थलीन जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है। और जब ये दोबारा सॉलिड में आते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या करा था? हमने ये कहा था कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता। और दूसरी बात, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगी? बैकवर्ड रिएक्शन के। यानी कि जो स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन का है वो किसके बराबर हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन के। यानी कि जो रेट ऑफ फ्यूजन है वो किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ फ्रीजिंग के। जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और जो रेट ऑफ सब्लिमेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ डिपोजिशन के। रेट ऑफ डिपोजिशन के। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो रहा है बेटा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ऐसी स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज। इसकी एक मेन करेक्टरिस्टिक क्या है? एक तो ये बता दी मैंने कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। एक तो हमने ये बता दी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है बेटा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और दूसरी जो मेन है करेक्टरिस्टिक इसकी, वो ये है कि इनमें जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। यानी कि हमें ऐसा लगता है जैसे अब मान लो आइस और वाटर के बीच में है इक्विलिब्रियम, आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो हमें क्या लगेगा? हमें ये लगेगा कि आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट है और वो भी उतने अमाउंट में प्रेजेंट है। आइस और वाटर प्रेजेंट है लेकिन वो भी उतने अमाउंट में प्रेजेंट है।
यानी कि उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट। उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट, क्योंकि आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट है और वो भी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया वो इक्विलिब्रियम करा और इक्विलिब्रियम की एक करेक्टरिस्टिक करी। अच्छा, फिजिकल इक्विलिब्रियम के हमने दो पार्ट करे थे, एक तो करा था फेज ट्रांसफॉर्मेशंस और दूसरा करा था बेटा डिसोल्यूशंस। दूसरा क्या रहा था, डिसोल्यूशंस। डिसोल्यूशंस के अंदर हमने दो टाइप के डिसोल्यूशन बताए थे। एक तो बताया था सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा बताया था बेटा गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का जो एग्जांपल बताया था वो बताया था शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर या फिर सॉल्ट इन वाटर। और गैस इन लिक्विड का हमने बताया था कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जितनी भी ड्रिंक्स हैं जैसे कि 7 अप और माउंटेन ड्यू, पेप्सी, कोका कोला, ये सारी की सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, इसीलिए एक इसका एग्जांपल होता है गैस इन लिक्विड का। सिमिलरली शुगर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसमें क्या है, शुगर है और वो वाटर में डिजोल्व है। तो इन दोनों के अंदर हमने सॉल्युबिलिटी को कहा था, सॉल्युबिलिटी देखी थी, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। तो सॉल्युबिलिटी क्या थी कि कितना सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट कौन सा है, शुगर, जो कि कम अमाउंट में होता है। सॉल्यूट क्या होता है बेटा, जो कि कम अमाउंट में हो, जैसे कि शुगर। तो शुगर की सॉल्युबिलिटी देखी वाटर के अंदर, यानी कि जो शुगर है वो कम मात्रा में है, वाटर ज़्यादा मात्रा में है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसोल्ड है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, कब, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने पर। ये वाली खास बात है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, कितना अमाउंट उस सॉल्यूट का डिसॉल्व है, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सभी सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, शुगर की अलग होती है, सॉल्ट की अलग होती है, मतलब NaCl की अलग होती है। तो सॉल्युबिलिटी सबकी अलग अलग है। सॉल्युबिलिटी को हम कैसे देखते हैं कि कितना सॉल्यूट, कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व्ड है 100 ग्राम सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन के दौरान, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने पर। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो चुका है। ये मैं करवाया था कि सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जिसमें डिसॉल्व हो गया है, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि अगर अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद आप उसमें कोई सॉल्यूट डालोगे तो वो सॉल्यूट नीचे बैठ जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है तो उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उसको हम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, इसकी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्युबिलिटी इसकी करी थी। सिमिलरली हमने गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी करी, सिमिलरली हमने गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी करी, जो क्या कहती है कि अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड या गिवन लिक्विड, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन गिवन लिक्विड is directly proportional, is directly proportional to pressure applied on gas, pressure applied on gas, pressure applied on gas। मतलब कितना गैस सॉल्यूबल होएगा लिक्विड के अंदर, मतलब जैसे अब हमारी एरेटेड ड्रिंक्स हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं, उन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करते हैं अगले प्रेशर में। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर, जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा वो सोल्यूबल होगी।
तो अमाउंट ऑफ गैस dissolved in a liquid, amount of gas dissolved in liquid is directly proportional to the pressure applied on the gas. जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा वो डिजोल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर जब भी वो प्रेशर में डालते हैं गैस को और एकदम से जैसे ही हम उसकी बोतल खोलते हैं ना, मीन्स बोतल का ढक्कन खोलते हैं, जैसे ही हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं उसका प्रेशर एकदम से कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कम हो जाती है, सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी कम होने की वजह से एकदम से जो गैस है वो बाहर आ जाती है। तो एकदम से गैस बाहर आने के चक्कर में कई बार वो लिक्विड भी बाहर आ जाता है। जैसे आपने कोका कोला जब खोली होगी तो कई बार वो कोका कोला बाहर आने को हो जाती है, क्योंकि वो गैस के साथ साथ बाहर आ रही है। उसकी सोल्यूबिलिटी कम क्यों हुई गैस की, क्योंकि उसका प्रेशर कम हो गया जब हमने उसका ढक्कन खोला। जब तक ढक्कन था तब तक उसमें प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। तो ये हमने डिसोल्यूशंस भी करे थे दो में, एक तो करा था सॉलिड इन लिक्विड में और दूसरा किस में करा था बेटा, गैस इन लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड में और गैस इन लिक्विड में। तो हमने दो दो फिजिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स करे थे। हमने दो फिजिकल इक्विलिब्रियम के बेटा पॉइंट्स करे थे, एक करा था फेज ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा क्या करा था बेटा, डिसोल्यूशंस। अच्छा, इनकी कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से तीन एक हमारी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की? सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं। मैंने ये अभी बताया था कि जो कंसंट्रेशन है या फिर जो प्रेशर है या फिर जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन चल भी रही है या नहीं चल रही, लेकिन चल तो रही होती है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। मैंने बताया था इक्विलिब्रियम जिसके अंदर मोशन हो वो क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, तो रिएक्शन चल तो रही है लेकिन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कांस्टेंट हो चुकी हैं। क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट। जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो चुकी हैं बेटा, कांस्टेंट हो चुकी हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कलर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या हो गई हैं, कांस्टेंट हो गई हैं। दूसरी बात, दूसरी जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इस फिजिकल इक्विलिब्रियम की, आप फिजिकल इक्विलिब्रियम अगर पढ़ रहे हो तो आप ये ध्यान में रखो कि जैसे हमने डिस्कस किया था वेपराइजेशन और कंडेंसेशन को। मान के चलो कि भाई एक पतीला है, उसके अंदर पानी है और वो पानी लगातार भाप में कन्वर्ट हो रहा है, फिर हमने उसको ढक दिया प्लेट से, ढकने के बाद वो जो भाप है दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि जब भाप बन रही है उसको हमने क्या कहा, वेपराइजेशन, और जब वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में उसको हमने कहा कंडेंसेशन। तो जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस सिचुएशन में जितना मतलब वेपर्स पहले था इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम अटेन करते ही उतना फिक्स हो जाता है, वेपर्स की कंसंट्रेशन भी और लिक्विड की कंसंट्रेशन भी फिक्स हो जाती है, यानी कि ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं, फिक्स। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं बेटा, फिक्स, यानी कि कांस्टेंट हो गई। ये चीज़ है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, अब देखो अगर हम इसको ओपन वेसल में लेंगे तो वेपर सारे उड़ जाएंगे, इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। तो इट कैन बी अचीव्ड, इट का मतलब क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन क्लोज्ड कंटेनर ओनली। फिजिकल इक्विलिब्रियम physical equilibrium can be achieved in closed container, closed container, physical equilibrium can be achieved in closed container only। दूसरी बात, ये दो प्रॉपर्टीज आपने समझ ली। तीसरी बात अभी मैंने बताई, कंसंट्रेशन जो है सभी स्पीशीज की कांस्टेंट हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज कांस्टेंट हो जाती है। स्पीशीज का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, स्पीशीज का मतलब है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, स्पीशीज का मतलब है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है बेटा,
कांस्टेंट हो जाती है, बराबर हो जाती है, मतलब फिक्स हो जाती है। ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो फिजिकली हो या केमिकल हो, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम हो, दोनों ही कैसे होते हैं बेटा, डायनेमिक नेचर के। दोनों ही कैसे होते हैं, डायनेमिक नेचर के। इक्विलिब्रियम कैसे बेटा, डायनेमिक नेचर के। दोनों कैसे हैं, डायनेमिक नेचर के। डायनेमिक नेचर का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन रुकी नहीं है, उनका स्पीड बराबर हो गई है। यानी कि आइस का वाटर में कन्वर्जन रुका नहीं है, चल रहा है। आइस अभी भी वाटर में कन्वर्ट हो रही है, वाटर अभी भी आइस में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि फ्यूजन अभी भी चल रहा है और मेल्टिंग अभी भी चल रहा है। मतलब फ्यूजन अभी भी चल रहा है और फ्रीजिंग अभी भी चल रहा है, लेकिन उनका जो रेट है वो क्या हो गया है, बराबर। रेट ऑफ फ्यूजन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। रेट ऑफ फ्यूजन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये हमने डिस्कस किया था बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। हाँ जी बेटा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप, मैं आपको टाइमिंग दूंगा, उसके हिसाब से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे डिस्कस करेंगे जल्दी। केमिकल इक्विलिब्रियम कल हम डिस्कस करेंगे।